बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग लेक्चर नंबर 6 में एलिमेंट्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एलिमेंट्स की डेफिनेशन देखते हैं। एलिमेंट्स क्या है? एलिमेंट को हमने वैसे पिछले लेक्चर में सब्सटेंस में भी देखा था, जो सेम एटम से मिलकर बना हुआ है। वो बात हमने डिस्कस की थी कि वो सब्सटेंस जिसमें सेम एटम से मिलकर बना हो क्या होता है? एलिमेंट होता है। तो अगर हम अब ये कहें क्या होता है? A substance that is made up of same type of atoms having same atomic number। दो शराइत हैं। एक ये है जो एलिमेंट हो उसमें सेम टाइप ऑफ एटम्स हो जिनका सेम एटॉमिक नंबर हो। क्या एटम्स का एटॉमिक नंबर डिफरेंट भी होता है? सोचने वाली बात है। याद करें जरा, पीछे आप लोगों ने आइसोटोप्स के बारे में पढ़ा था। आइसोटोप्स कौन से सब्सटेंसेस होते थे? वो जिनका एटॉमिक नंबर डिफर कर जाता था। लिहाजा एलिमेंट्स में ऐसा नहीं होना चाहिए, एक ही आइसोटोप होना चाहिए, यानी एक ही एलिमेंट होना चाहिए जिसका एक जैसा एटॉमिक नंबर हो। पहली शर्त ये। अब दूसरी बात क्या है? कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड इनटू न्यू सब्सटेंसेस बाय ऑर्डिनरी केमिकल मींस। आम कीमियाई जराए की मदद से एलिमेंट्स को डिकम्पोज नहीं किया जा सकता न्यू सब्सटेंसेस में। अब अगर मैं मुकम्मल डेफिनेशन करूं तो क्या होगा? अ सब्सटेंस दैट इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर एंड कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड इनटू न्यू सब्सटेंसेस by ordinary chemical means is said to be element। अब ordinary chemical means क्या होते हैं? यानी आम कीमियाई जराए, जैसे हीट कर लें, जैसे उसको क्या कर लें, ब्रेक करने की मुख्तलिफ तरीकों से कोशिश करें तो नहीं होगा। ऑर्डिनरी केमिकल मीन्स, ये बात फिर दोहरा रहा हूँ, ऑर्डिनरी केमिकल मीन्स यानी कि आम तरीकों से डिकम्पोज नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर हाईली इफेक्टिव मेथड्स अपनाया जाए, हाईली एनर्जी दी जाए, तो ये एलिमेंट्स ब्रेक हो सकते हैं अपने एटम्स में। आगे हम लोग इस बात को पढ़ेंगे। अब ये देखें, जब एटम में क्या है? सेम टाइप ऑफ एटम्स हैं। सेम टाइप ऑफ एटम तो मतलब स्पेसिफिक एटम्स हैं। क्या है? स्पेसिफिक एटम्स हैं। तो स्पेसिफिक एटम्स हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी? स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होंगी। यानी एक प्रॉपर्टीज को देखकर हम जज कर सकते हैं कि ये जो है फलां एलिमेंट है, फलां एलिमेंट है। ये उन प्रॉपर्टीज को देखकर हम लोग जज कर सकते हैं। अब अगर एलिमेंट की हिस्ट्री की बात करें तो इब्तिदा में 9 एलिमेंट डिस्कवर किए गए थे। कार्बन, गोल्ड, सिल्वर, टिन, मरकरी, लेड, कॉपर, आयरन और सल्फर। इब्तिदा में ये 9 एलिमेंट्स दरियाफ्त किए गए थे। जब ये 9 एलिमेंट दरियाफ्त किए गए थे ना, उस वक्त ये नजरिया था कि एलिमेंट्स को किसी भी हालत में डिकम्पोज नहीं किया जा सकता सब्सटेंसेस में। लेकिन अब हम लोगों ने यह दरियाफ्त कर लिया कि एलिमेंट्स को वाकई में डिकम्पोज किया जा सकता है, मगर हाईली इफेक्टिव केमिकल मेथड्स अपनाकर। अब एंड ऑफ 19th सेंचुरी 63 एलिमेंट्स दरियाफ्त हो चुके थे, जबकि अब दरियाफ्त होने वाले एलिमेंट्स की तादाद 118 है, जिनमें से 92 नेचुरली अक्रिंग हैं। अब अगर मैं एलिमेंट्स की अक्रेंस की बात करूं तो जो एलिमेंट है ये फ्री स्टेट में भी पाया जाता है, ये कंबाइंड फॉर्म में भी पाया जाता है। एलिमेंट फ्री स्टेट में कब पाया जाता है? जब ये क्या होता है? स्टेबल होता है। इसको मजीद ना इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है ना किसी और चीज़ की। और फ्री स्टेट में पाए जाने वाले एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ क्या हैं? नोबल गैसेज हैं। नोबल गैसेज क्या होते हैं? शरीफ होती हैं। इनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, ना ये किसी को छेड़ती हैं ना किसी को ये इजाज़त देती हैं कि इनको छेड़ा जाए। जैसे हीलियम है, नियान है, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान एटसेट्रा, ये सारी क्या फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। अब कंबाइंड फॉर्म में एलिमेंट्स भी पाए जाते हैं, जैसे H2I, O2I, N2I वगैरह वगैरह। अब मुख्तलिफ एलिमेंट की अक्रेंस वर्ल्ड में मुख्तलिफ है। यानी देखा जाए समंदर में एलिमेंट की मकदार मुख्तलिफ होती है, हवा में मुख्तलिफ होती है, एटमॉस्फेयर में मुख्तलिफ होती है। ये आप लोगों की बुक की किताब में एक आगे टेबल दी गई होगी जिनमें उनकी अक्रेंस होगी, वो आपको वहाँ से याद करना होगा। अब अगर मैं बात करूँ स्टेट्स ऑफ मैटर की, तो मैटर 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकता है। एक क्या? सॉलिड,
एक लिक्विड और क्या गैस। जो मेजॉरिटी ऑफ मैटर एलिमेंट्स हैं, जो मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स हैं वो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, जैसे सोडियम है, कॉपर है, जिंक है, एटसेट्रा। ये क्या है, सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। दो एलिमेंट्स सिर्फ ऐसे हैं जो लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं, एक ब्रोमीन, एक मरकरी। जबकि चंद ऐसे एलिमेंट्स हैं जो गैसेस फॉर्म में पाए जाते हैं, जैसे कि क्या है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, वगैरह वगैरह। एलिमेंट्स है ना, उनकी तीन टाइप्स होती हैं। एलिमेंट्स या तो मेटल्स होते हैं, या नॉन मेटल्स होते हैं, या मेटलाइड्स होते हैं। अब जो ज्यादातर एलिमेंट्स हैं, अबाउट 80% एलिमेंट्स आर मेटल्स, while some are non-metals, while few are metallites. मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, मेटलाइट्स क्या होते हैं, इनकी बहुत ज्यादा डिटेल हम लोग 9th क्लास के चैप्टर नंबर 9 यानी लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अब सरसरी से बता देता हूँ, जो मेटल्स कौन से होते हैं, वो एलिमेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, लॉस करते हैं। जबकि नॉन मेटल्स कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। और मेटलाइट्स जो होती हैं उनकी प्रॉपर्टीज इन बिटवीन होती हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के। अब आगे हम देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स, कि एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किस तरह से किया जाता है। एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है सिंबल से। वो सिंबल्स क्या होती हैं, उन एलिमेंट्स के नाम का एब्रीवेशन होती हैं, जो नाम इंग्लिश में भी हो सकते हैं, लैटिन में भी हो सकते हैं, ग्रीक में भी हो सकते हैं, जर्मन में भी हो सकते हैं। फिर बता देता हूँ, एलिमेंट्स रिप्रेजेंट किए जाते हैं सिंबल से, जो होते हैं उनके नाम का एब्रीवेशन। वो नाम इंग्लिश में भी हो सकता है, लैटिन में भी हो सकता है, ग्रीक में भी हो सकता है, जर्मन में भी हो सकता है। अब रूल्स क्या हैं रिप्रेजेंटेशन के। अगर एलिमेंट्स का नाम का जो एब्रीवेशन है वो एक लेटर पर मुश्तमिल हो तो वो हमेशा कैपिटलाइज लिखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल फास्फोरस, सल्फर, कार्बन, ये सब के सब कैपिटलाइज लिखे जाएंगे। अगर नाम हो 2 लेटर्स पर मुश्तमिल तो जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटलाइज होगा, जो सेकंड लेटर होगा वो क्या होगा, स्मॉल अल्फाबेट में लिखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन, ब्रोमीन, ये फर्स्ट लेटर क्लोरीन कैपिटलाइज, सेकंड इज स्मॉल। फर्स्ट इज कैपिटलाइज, सेकंड इज स्मॉल। आगे हम देखते हैं वैलेंसी। वैलेंसी को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा देगी और ये बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल है। अब वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी होती है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट्स, यानी एक एटम के पास कितना कैपेसिटी है कि वो दूसरे एलिमेंट से कंबाइन कर सके। आया कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कंबाइन कर भी सकता है या नहीं कर सकता, अगर कर सकता है तो किस हद तक कर सकता है, कैसे कर सकता है। तो ये क्या यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट है। अब वैलेंसी किस चीज पर डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो किसी एटम के सबसे आखिरी या आउटर मोस्ट शेल में मौजूद हो। आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, मदार्स में गर्दिश करते हैं, शेल्स में गर्दिश करते हैं। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में 8 होते हैं, इसी तरह से आगे भी होते हैं। तो जो आखिरी शेल होगा ना, उसमें जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, क्या कहलाते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। आगे हम लोग देखते हैं वैलेंसी को कोवेलेंट कंपाउंड्स में और आयनिक कंपाउंड्स में। अगर हम कोवेलेंट कंपाउंड में वैलेंसी की बात करें तो कोवेलेंट कंपाउंड में वैलेंसी क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कंबाइन विद 1 एटम ऑफ दैट एलिमेंट्स, यानी 2 एलिमेंट्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं, एक एलिमेंट है उसके साथ हाइड्रोजन एटम जोड़ रहे हैं। ये देखें, ये क्या HCl है, Cl के साथ एक हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है। तो वैलेंसी क्या होगी, जितना हाइड्रोजन एटम एक एटम से दूसरे एलिमेंट के से जुड़े हुए होंगे उतना क्या होगी, वैलेंसी होगी। इस बात को मजीद एक्सप्लेन करता हूं मैं। अब दूसरी, एक तो या नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स को देखने हैं, या फिर नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय एटम ऑफ दैट एलिमेंट, यानी जैसे एटम की हम लोग वैलेंसी देख रहे हैं, उस एटम ने कितने बॉन्ड्स बनाए हुए हैं,
या हम लोगों ने ये देखना है कि वो एटम कितने हाइड्रोजन एटम से जुड़ा हुआ है। ये देखें, जैसा कि क्या HCl है, क्लोरीन एक हाइड्रोजन एटम से जुड़ा हुआ है तो इसकी वैलेंसी 1 होगी। और इसने बॉन्ड भी कितने बनाए हुए हैं? इसने बॉन्ड भी 1 बनाया हुआ है। इसने बॉन्ड भी क्या बनाया हुआ है? 1 बनाया हुआ है। अगर मैं H2O की बात करूं तो इसमें ऑक्सीजन एटम की वैलेंसी कितना है? 2 है। क्यों? क्योंकि ये 2 हाइड्रोजन से जुड़ा है और इसने 2 बॉन्ड भी बनाए हुए हैं। अगर मैं NH3 की बात करूं, अमोनिया की, तो ये जो नाइट्रोजन है ये 3 हाइड्रोजन एटम से भी जुड़ा हुआ है और इसने 3 बॉन्ड भी बनाए हुए हैं। तो इसका मतलब है कि नाइट्रोजन की वैलेंसी कितना होगी? 3 होगी। अब यहाँ पर कार्बन की देखो तो कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं और 4 हाइड्रोजन एटम से जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब कार्बन की वैलेंसी कितना होगी? 4। ये था आयनिक कोवेलेंट कंपाउंड में वैलेंसी। अब अगर आयनिक कंपाउंड में वैलेंसी की बात करें तो आयनिक कंपाउंड में वैलेंसी क्या है? आयनिक कंपाउंड में वैलेंसी है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्स बाय एन एटम। यानी कि एक एटम जितने इलेक्ट्रॉन लॉस करता है या जितने एटम्स गेन करता है उतना उसकी वैलेंसी होगी। अब यहां पर क्या आ गए? 2 केसेस आ गए, या एटम्स ने इलेक्ट्रॉन्स क्या करने हैं? लॉस करने हैं, या क्या करने हैं? गेन करने हैं। अगर एटम के वैलेंस शेल में लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद हो, उसमें 4 से कम इलेक्ट्रॉन मौजूद हो, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे? खारिज हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे? खारिज हो जाएंगे। वैलेंस शेल की बात कर रहा हूं। मिसाल के तौर पर अब सोडियम है, इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये 1 इलेक्ट्रॉन खारिज करता है तो इसकी वैलेंसी क्या होती है? 1 होती है। अब देखिए मैग्नीशियम है, इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं तो इसकी वैलेंसी क्या है? 2 है। एल्यूमिनियम है, इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, ये तीनों को खारिज कर देता है तो इसका मतलब है इसकी वैलेंसी क्या होगी? 3 होगी। अब अगर किसी एटम में मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं वैलेंस शेल में तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। मिसाल के तौर पर नाइट्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 7 है। 2 इलेक्ट्रॉन पहले शेल में आ गए, अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे आखिरी शेल में? 5। 4 से ज्यादा है ना, जब 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आए तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करने चाहिए? इसकी वैलेंसी कितना होना चाहिए? इसके लिए हम लोग देखेंगे ऑक्टेट रूल। आपने थोड़ा बहुत 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ा होगा। यहाँ पर इतना देखने हम लोग आगे केमिकल बॉन्डिंग में ऑक्टेट रूल को बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ यूं समझ लें कि वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स एक एटम की बुनियादी जरूरत होते हैं। अब नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं तो उसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है? 3 की। तो इसका मतलब उसकी वैलेंसी क्या होगी? 3 होगी। अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 8 है, तो उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हुए? 6। पहले शेल में 2 आ गए, बाकी कितने बचे? 6। ये वैलेंस शेल में मौजूद हुए, इसको मजीद कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है जो ये गेन करेगा? 2। तो इसका मतलब इसकी वैलेंसी क्या होगी? 2। अब अगर मैं फ्लोरीन की बात करूं तो फ्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद है? 7। इसको और कितने की जरूरत है? 1 की। तो इसकी वैलेंसी क्या होगी? 1 होगी। अब एक सवाल है आप लोगों के लिए, आप लोगों ने सोचना है, काफी गौर करना है। व्हाट विल हैपन इफ 4 इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन अ वैलेंस शेल? अगर वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद हों तो क्या होगा? ये तो हमने देखा 4 से कम हो तो इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाते हैं, 4 से ज्यादा हो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। लेकिन अगर 4 मौजूद हो तो क्या होगा? इस सवाल का जवाब आप लोग जरूर सोचिएगा। अब हम लोग देखते हैं कि रेडिकल्स क्या होते हैं और वेरिएबल वैलेंसी क्या होते हैं। ये आखिरी 2 टर्म्स हैं, उसके बाद हमारा एलिमेंट्स का टॉपिक खत्म हो जाएगा। रेडिकल्स क्या होते हैं? ये ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं हैविंग सेम चार्ज आर सेड टू बी रेडिकल। ग्रुप ऑफ एटम्स का वो ग्रुप जिनके ऊपर सेम चार्ज हो क्या कहलाते हैं? रेडिकल्स कहलाते हैं। जैसे NH4 पॉजिटिव है, ये एक एटम नहीं, एक ग्रुप ऑफ एटम्स है। ये भी क्या है? ग्रुप ऑफ एटम्स है। ये भी क्या है? ग्रुप ऑफ एटम्स है। इनके ऊपर सेम चार्ज है तो ये क्या कहलाते हैं? रेडिकल्स कहलाते हैं। अगर एक एटम पर चार्ज हो तो वो रेडिकल नहीं कहलाएगा, वो आयन कहलाएगा। आयंस को हम लोग आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब अगर आगे देखें वेरिएबल वैलेंसी को, अगर एक एलिमेंट
एक से ज्यादा वैलेंसी शो करता है, यानी वो कहीं पर तो उसकी वैलेंसी 2 है, कहीं पर 3 है, कहीं पर 4 है, तो उसकी वैलेंसी क्या कहलाएगी? वेरिएबल वैलेंसी कहलाएगी। फॉर एग्जांपल कॉपर है, ये क्यूप्रस सल्फेट भी बनाता है, ये क्यूप्रिक सल्फेट भी बनाता है। अगर हम देखें तो क्यूप्रस सल्फेट में इसकी वैलेंसी क्या है? 2 है। अगर हम देखें क्यूप्रिक सल्फेट में तो इसकी वैलेंसी क्या है? 3 है। इसी तरह से अगर हम आयरन को देखें तो ये भी, इसकी वैलेंसी भी 2 भी होती है, 3 भी होती है। अगर हम फेरस सल्फेट में देखें तो इसकी वैलेंसी क्या है? 2 है। अगर हम फेरिक सल्फेट में देखें तो इसकी वैलेंसी क्या है? 3 है। अब काबिल एक और बात यह है कि यहाँ क्यूप्रस और फेरस, इन दोनों की वैलेंसी कम है, क्यूप्रिक और फेरिक दोनों की वैलेंसी ज्यादा है। इसका मतलब है अगर किसी एलिमेंट के आखिर में ये लफ्ज आ जाए OUS तो ये क्या करता है? लोअर वैलेंसी को शो करता है, और अगर RIC आ जाए तो वो क्या करता है? हायर वैलेंसी को शो करता है। एलिमेंट्स वेरिएबल वैलेंसी क्यों शो करते हैं? अगर आप लोग इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में मुझसे ज़रूर पूछेगा, लेकिन ये हमारी किताब से बाहर की बात है कि ये वेरिएबल वैलेंसी क्यों शो करते हैं। बाकी पहले मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा है कि अगर आयनिक कंपाउंड्स में जब वैलेंसी को डिस्कस कर रहे थे कि अगर एटम के आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद हों तो वो क्या करेगा? तो वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।